हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। भाई आप सबके हाल चाल बढ़िया होंगे। कई दिनों से थोड़ा सा बिजी थे इसलिए क्लास नहीं आ पाई। हाँ तो हम लोग समय वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, हमें पता है। और हम चाहते हैं कि आपका कवर अच्छे से जल्दी से हो जाए, इसीलिए हम थोड़ा सा मतलब रुक जा रहे हैं, क्योंकि मैथ और फिजिक्स की क्लासेस लगातार आ रही है, उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा है। केमिस्ट्री का सिलेबस मैं आपको मेंटेन तो करवा दूंगा, इसलिए आप देख रहे हो कि बहुत ही वेरी शॉर्ट में हम लेकर के चल रहे हैं, इसीलिए है ना, बहुत ही अच्छे से आपको कंटेंट भी मिल जा रहा है। और अगर आप समझना चाह रहे हो तो समझ भी जाओगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। उस दिन हम लोगों ने आईपी पढ़ा था, जिसमें से आयोनाइजेशन पोटेंशियल था, इसके फैक्टर इफेक्टिव वगैरह देखा था। बस इतना पढ़ना था कि आईपी जो था वो क्या था, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे आप आईपी बोलते थे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते थे, या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहली बात इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा था हमने। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ने हो। देखो एंथैल्पी का मतलब तो वही हीट एनर्जी है ना, पुराना सा है ना, हीट या फिर एनर्जी। तो एंथैल्पी तो कुछ नया है नहीं, ठीक है। एंथैल्पी तो कुछ नया है नहीं। अब गेन होने की बात कर रहा है। इसको आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से भी जानते हो नाम, ठीक है, इसका नाम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी है। अफिनिटी का मतलब होता है बच्चों कि किसी चीज को ना मतलब बाइंड अप करना, कोई भाईचारा बढ़ाना। तो भाईचारा कब बनेगा भाई, मैं तुम्हारे पास आऊं, तुमको 100 रुपए का रोज नोट दो, भाईचारा बना रहेगा, है कि नहीं है। तो ऐसे ही अफिनिटी क्या है, जब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप लिख सकते हो, एक डेफिनेशन लिख लो। एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड, या फिर लिख दो, ऐसे लिख दो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, पूरी बात लिखो। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेन इलेक्ट्रॉन, गेन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसका क्या मतलब है, चल दो। इसका मतलब यह है कि एक एटम है, ये देखो, ये एक एटम, मान लो ये क्लोरीन है तुम्हारा, मान लेते हैं हम क्लोरीन है। क्लोरीन है तो आपको पता ही होगा कि क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। ड्रॉ भी कर रहे हैं, आप देखो ध्यान से। तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा, अरे ये कुछ पेन टाइम में प्रॉब्लम हो रही है बेटा। 1 सेकेंड, मैं जो बनाना चाह रहा हूँ वो बन नहीं रहा है। तो देखो, ये मान लो ये एक एटम है हमारा, ठीक है, इस तरह से हमारा एटम है, ठीक है। अब ये एटम है, मान लेते हैं, तुम लोग समझ लो, है ना, समझदार हो। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा और 7 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा। अब इसको आइसोलेटेड गैसेस एटम कर दिया। अब तुम्हें पता है ना कि अगर उसको इलेक्ट्रॉन निकालने का शौक था तो इसे इलेक्ट्रॉन गेन करने का शौक है, क्योंकि लास्ट में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है ही है। बस एक इलेक्ट्रॉन कहीं से और टहलता घूमता आ जाए जो कि इसमें इंटर हो जाए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एक, भाई ऐसे तो इलेक्ट्रॉन अंदर जा नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो भाई उसको ये कुछ एनर्जी चाहिए ना, ऑर्बिट में इंटर करने जा रहा है भाई। आप भी जैसे देखो, चंद्रयान 2 को छोड़ा गया तो चांद के ऑर्बिट में जाने के लिए तो कितना एनर्जी लगाया गया, तब जाकर के उसने पृथ्वी का जो है अर्थ का ऑर्बिट छोड़ा। तो ऐसे ही इसमें भी ऑर्बिट ही है, इसमें इलेक्ट्रॉन जाने के लिए ना एनर्जी की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी टहल रहा है और घुसे चले आओ एटम में, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एंटर करवाने के लिए, ठीक है। उस मिनिमम एनर्जी को बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर आखिर में इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगी, हमने मान लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन ये आईपी से कैसे डिफर है। ध्यान देना, आईपी क्या था हमारा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अंदर डालना है एटम में, दोनों में डिफरेंस पता चला। आईपी क्या था, एक इलेक्ट्रॉन एटम में से, आइसोलेटेड गैसियस एटम, मैं यहाँ जो वर्ड यूज कर रहा हूँ इस पर विशेष ध्यान देना। मैं बार बार कह रहा हूँ आइसोलेटेड गैसियस एटम, को इसको आइसोलेट कर देंगे किसी एटम में तब ये प्रोसेस होंगी, नहीं तो पता चलेगा भैया कौन सा एनर्जी है। अब देखो मैं थोड़ा सा हट करके बता रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा माइंड मत करना, मैं बता रहा हूँ। अब तुमने क्या लिया, मान लो तुमने लिया H2O लिया, बर्फ लिया, बिल्कुल आइस,
ठीक है, आइस दिया, अब उसको क्या कह रहा, आइस को मेल्ट करवा दिया। अब तुम्हारी जो एनर्जी लग रही है ना आइस से लिक्विड बनने में, वो मेल्टिंग पॉइंट है, वो एनर्जी तुम्हें जो है उसको मेल्ट करने में लग रहा है, ठीक है, वो नहीं, इस एक एक एटम को अलग करके, है ना, जब एक एटम को अलग कर दो तो उसके बाद आपका जो एनर्जी लगेगा इसमें इलेक्ट्रॉन चाहे इंटर करवाने के लिए एनर्जी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन ऑफिनिटी कहलाएगा। बाहर निकालने के लिए जिस एनर्जी का उपयोग करोगे उसे आप आईपी बोलते हो या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हो। अब हमारे पास समस्या ये है कि एक इलेक्ट्रॉन जब इंटर करेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो जनरली ये एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम लोगों को नोट करने वाले, एक्सोथर्मिक जानते हो, जब एनर्जी या हीट रिलीज होती है उसे बोलते हैं, कोई भी रिएक्शन के दौरान जब हीट रिलीज होती है, जब हीट रिलीज होती है तो उसे एक्सोथर्मिक बोलते हो। वहीं पर आपका इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक, किसी रिएक्शन के दौरान हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है तो उसे बोलते हो आप एंडोथर्मिक। तो अगर आपके पास, अब देखो यहां पर समझना, हमें लग रहा है तुम लोग ये समझ गए होगे कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होगा, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा ये रिएक्शन के टाइप होते हैं कि एक्सोथर्मिक क्या है, एंडोथर्मिक क्या है। एक्सोथर्मिक होता है जब आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो एनर्जी निकले, एंडोथर्मिक होता है कि किसी रिएक्शन को करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़े। जैसे कि मान लो हमें चाय बनाना है, चाय को मैं ले जाऊं बिना हीट के रख दूं, चीनी चाय पत्ती डाल के, कितने सालों में बनेगा, 200-300 साल लग जाएंगे बनने में चाय सही तरीके से। अभी उसको हमने क्या किया, उसको ले गए हम गैस पे रख दिए, एनर्जी दिया, वो चाय बहुत जल्दी बन गई। दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक, क्योंकि उस चाय को बनने में एनर्जी की नीड हुई, इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, मान लो तुमने चूना ले गए, तुम पानी में भिगो दिए, अब पानी में भिगोए तो सबने देखा होगा कि बलबले से गर्म हो जाता है ना, तो इस टाइप की एनर्जी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे मान लो गैस जलता है, गैस एलपीजी गैस आपके घर में जलता है, आपने आग लगाया और वो ब्यूटेन निकल रहा है और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन करने के बाद उससे एनर्जी निकल रही है, वो आप फ्लेम मत समझो कि फ्लेम है, वो उससे एनर्जी, वो रिएक्शन हो रहा है, उससे एनर्जी निकल रही है, तो वो एक्सोथर्मिक हो गया। फिर हम बता दें कि अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है तो उसे बोलोगे IE1, दूसरा इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है तो IE2, तीसरा इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है तो IE, जैसे आईपी में था ऐसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इंटर हो रहा है तो IE1, IE2 IE3 है ना, इस टाइप के ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर करवा रहे हो। अच्छा ये समझ में आया कि नहीं है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, जैसे मान लो मैं कमरे में बैठा हूँ, आप बाहर हो, आपको इंटर करना है तो आपको, आप ऐसे नहीं अचानक से हमारे कमरे में घुसा होगा, आपको कुछ एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी तब आप हमारे कमरे में आ सकते हो, अन्यथा नहीं आ सकते, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। जो याद करने वाली चीज है वो क्या है, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है, IE नहीं, ये होता है ना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 3, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 लग रहा है, दो इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 2 लग रहा है, तीन इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 3 लग रहा है। इस बात को समझो जरा, बात को समझने वाली ये है कि भाई जब हम इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं तो वन इलेक्ट्रॉन जब इंटर करता है, जब वन इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो वो होता है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक जब वन इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो वो होता है एक्सोथर्मिक। क्या होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक होता है, दैट मीन डेल्टा एच जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन है सेकंड IE, सेकंड जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होता है वो होता है इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक होने की वजह से डेल्टा एच जो है तुम्हारा वो पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इंटर होगा एटम के अंदर, जैसे मान लो हम लेकर के आ रहे हैं, पूरा भंडार लेकर के आ रहे हैं, लो कारखाना लगाए इलेक्ट्रॉन डालो अंदर, एक इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ, फट से इसने एनर्जी रिलीज किया, एक इलेक्ट्रॉन अंदर गया, एनर्जी रिलीज किया, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर हमारे पास भंडार था ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर इंटर कर लिया, अब की बार एनर्जी देना पड़ा, एनर्जी हमको अप्लाई करना पड़ा, अप्लाई कर, समझ में आएगी नहीं? अब एनर्जी तुमने अप्लाई किया, ये बात ध्यान रखना कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तुम्हारा एक्सोथर्मिक होता है, सेकंड उसके बाद जो है वो इंडोथर्मिक होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई ये अगर याद हो गया तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। और इसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के कुछ कंडीशंस हैं उनको पढ़ लेते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग वगैरह भी बाकी है अभी, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रह जाया करे ना तो तुम लोग कमेंट में बता दिया करो कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं बता दिया करूंगा।
अब देखो दूसरी हेडिंग है तुम्हारी, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट कौन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट कौन कौन करता है, कौन कौन इसे प्रभावित करता है? तो पहला है तुम्हारा एटॉमिक साइज। ध्यान समझना, यही इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक साइज। अच्छा, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, सॉरी जेड इफेक्टिव कह रहे हैं, अफिनिटी पढ़ा रहे हैं, जेड इफेक्टिव याद आ रहा है। तुम लोग जो है थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हो, हमें लग रहा है यही बात है, तुम लोगों के श्राप लग रहा है हमको, है ना। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये लिख रहा हूं, है ना। अच्छा, ये क्या हुआ? ये हुआ कि एटॉमिक साइज अगर आपकी इंक्रीज कर रही है, एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा? डिक्रीज कर। ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रही है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इस हिसाब से अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो बताओ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा? लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारा बढ़ेगा, लेकिन ध्यान रखना निगेटिव में बढ़ रहा है, ध्यान रखना निगेटिव में इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव में नहीं इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम टॉप टू बॉटम, जो मेन नोट करने वाला है वो यही है, टॉप टू बॉटम अगर हम चले, अगर हम टॉप टू बॉटम चले तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर। इस बात को जरा नोट कर लो बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको जल्दी नोट कर लो, इसकी दिक्कत ना हो तुम्हें इन फ्यूचर। ठीक है। अच्छा, जेड इफेक्टिव का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जेड इफेक्टिव ही पूरा साइज, तुम्हें पता है जेड इफेक्टिव क्या होगा, साइज पूरा इसी पे डिपेंड करता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज छोटी होगी, साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगा। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा, सर कैसे होगा? ठीक है, मैं बताता हूँ। एक एटम ये है, एक एटम ये है, ठीक है। और ये मान लो हमारा है सेकंड पीरियड का कोई भी ले लो, ये मान लो हमारा लिथियम है और ये है हमारा फ्लोरीन। ठीक है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब बताओ इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? लिथियम के पास, लिथियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 है। फ्लोरीन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बच्चों? 9 है। बताओ न्यूक्लियस किसका मजबूत हुआ, लिथियम का या फ्लोरीन का? हाँ, आप सही गेस कर रहे हो, फ्लोरीन का ज्यादा हुआ, क्योंकि फ्लोरीन के न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज है, 9 पॉजिटिव चार्ज है। लिथियम के न्यूक्लियस में सिर्फ 3 प्रोटॉन है, 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो बड़ी समस्या हो गई। समस्या ये हो गई कि बताओ न्यूक्लियर पावर तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो बढ़ रहा है, साइज के बारे में क्या ख्याल है? साइज किसकी बड़ी होगी, लिथियम की या फ्लोरीन की? हाँ, आप सही गेस करो, लिथियम की साइज बड़ी होगी, कारण क्योंकि लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो साइज घटती चली जाती है, और फ्लोरीन जो है हमारा सबसे राइटेस्ट पाया जाता है, यानी इसकी साइज भी छोटी हो गई। रडार भी भाई देखो, जरा सोचो, अगर इसने इतना लंबा रडार करा तब भी तो न्यूक्लियस एटम से बाहर निकल गया, इसने इतना लंबा रडार किया तो यहीं तक पहुंचा। तो साइज तुम खुद सोचो, खुद सोचो कि तुम एक कमरे में बैठे हो, तुम जिस कमरे में पढ़ाई कर रहे हो, इस कमरे की मैं साइज बढ़ा दूं, अब तुम्हें पानी लेने जाना है, पहले कमरा क्रॉस करोगे तब पानी ले जाओगे, और तुम जितने में बैठे हो उतने गोले में ही मैं साइज बढ़ा दूं, मतलब उतना ही साइज कर दूं। एक खट से उठाया, गोले के बाहर, कमरे के बाहर पानी उठाया, पी लिया खट से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो हमें बताओ कि इलेक्ट्रॉन लेना किस में ज्यादा आसानी होगी, बड़े वाले में या छोटे एटम में? ध्यान रखना, छोटे वाला एटम का न्यूक्लियस पावरफुल है, खींच रहा है, जबरदस्ती खींच रहा है, ला जाओ इलेक्ट्रॉन, आ जाओ आ जाओ। हाँ, आप सही बता रहे हो कि फ्लोरीन छोटा भी है, दूसरी बात न्यूक्लियर पावर भी मौजूद है, खट से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो क्या हुआ? वही तो हुआ, जब आप लेफ्ट टू राइट गए, भाई लिथियम सबसे लेफ्टेस्ट में है, फ्लोरीन सबसे राइटेस्ट में है, लेफ्ट टू राइट गए तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है फट से, समझ में आया? चलो भाई, ये अगर समझ में आ गया तो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वेरिएशन क्या है? अच्छा चलो, पहले तो आपको मैंने एक जो जनरल ट्रेंड है वो तो मैंने बता ही दिया है, नहीं जानते हो तो फिर से बता दूं। जनरल ट्रेंड जो है तुम्हारा वो है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन affinity increases, when we move from top to bottom, इलेक्ट्रॉन affinity decrease। समझ में आएगा नहीं यार? भैया आएगा काहे नहीं, सीपी सर पढ़ा रहे हैं, समझ में काहे नहीं आएगा? ठीक है, क्या खत्म किया जाए इसको यहीं पे? ना भैया, ये गलती मत करियो बेटा, खत्म करने की गलती मत करना, ये बड़ा खतरनाक होता है। क्या खतरनाक है? आओ सेकंड पीरियड में देखते हैं। सेकंड पीरियड,
सेकंड पीरियड में कौन कौन आता है? लिथियम आता है, बेरिलियम आता है, बोरॉन आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, फ्लोरीन आता है, नियोन आता है। यही तो सेकंड पीरियड में आता है। चलो भाई, ये तो बढ़िया हो गया। अब हमने एक्सपेक्टेशन ये कर रखी है। एक्सपेक्टेशन मतलब जानते हो? उम्मीद है, उम्मीद ही दुख देती है। कभी उम्मीद मत करो। उम्मीद करोगे दुख देगा। उम्मीद हम ये करते हैं कि भैया लेफ्ट टू राइट गए, भैया लेफ्ट टू राइट गए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। उम्मीद मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो उम्मीद, देखो हम कर रहे हैं, अभी देखो हमें कितना कष्ट होगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, है कि नहीं? देखो ये देखो कितना उम्मीद कर दिया हमने। इस हिसाब से उम्मीद हमने की थी कि अगर हमने ये वाला नियम सही पढ़ा है, लेफ्ट टू राइट जाने वाला, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा। लेकिन वो केमिस्ट्री केमिस्ट्री ही क्या जिसमें एक्सेप्शन ना हो। एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ और होती है, एक्सेप्शन कुछ और आ जाता है। तो भैया ये आ गया एक्सेप्शन, से बोलते हो अपवाद। क्या गलती कर दी? गलती यहां पर ये कर दी कि मैंने कल आपको बताया था कि स्टेबल, पिछले वाली क्लास में बताया था, नहीं जानते हो तो जाओ देख के आओ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, कुछ बताया था। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, किसी में P3 आ रहा हो, P0 आ रहा हो, P6 आ रहा हो, भैया तगड़े वाले स्टेबल है, बढ़िया आराम से। ऐसे है ना, समझो बात को। कोई आदमी गया, तो मान लो गर्मी के दिन है, खूब गर्मी है बाहर, बढ़िया कमरे में, चिल्ड कमरे में बढ़िया एसी लगाए सो रहे हो। अब कोई तुमको सोना लेकर के जाए, तौल देगा, "है भैया चलो धूप में चलो", जाओगे जल्दी? ना ना ना, बहुत कीमती सामान होगा तब जाओगे। यहाँ भी यही हाल चल रहा। कह रहा है भैया मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तुम दे रहे हो, मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों? भाई हम स्टेबल बैठे हैं, P3 हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, P0 हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, P6 हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, हमें क्यों इलेक्ट्रॉन लेंगे तुम्हारा? कौन कौन है? तुम्हारा बेरिलियम का P0 आता है। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p0। नाइट्रोजन का क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p3। नियॉन का क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p6। तीनों स्टेबल है कि नहीं है? तीनों स्टेबल है कि नहीं है? भाई देखो, काम करने कौन जाएगा? जिसके घर में पैसा नहीं है, जो स्टेबल है। राजा आदमी काम करने नहीं जाएगा, मुकेश अंबानी काम करने जाएंगे? मजदूरी करने थोड़ा जाएंगे, अरे वो बैठे बैठे काम करते हैं, थोड़ा सा काम करने जाएंगे। तो जो स्टेबल है वो काम करने नहीं जाएंगे, ये खासियत है। जो स्टेबल है, और स्टेबल मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना कौन कौन होते हैं, हाफ फील्ड, जीरो फील्ड, फुल फील्ड स्टेबल होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में ये तो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेंगे, उधर उधर से इलेक्ट्रॉन आया, जाओ उधर अपना काम करो, हमको सोने दो। ठीक है। अब इसमें तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब हो जाएगा कि नियॉन तो सबसे पहले मना करेगा, भैया हमें नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, दूरी से कहेगा, भैया हाथ खड़ा कर देगा, हमें नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, रखो अपना। फिर ये और फिर ये, इनका सबसे कम होता है, इनका लगभग जीरो होता है। इंडोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक बहुत एनर्जी वनर्जी दे दोगे तो कहेंगे ठीक है लाओ इंटर करवा लेते हैं। ये तो बिल्कुल जीरो होते हैं। चलो भाई, ये जीरो वाले समझ में आ गए। अब उसके बाद में, नियॉन के बाद में तुम्हारा बचा, नाइट्रोजन के बाद में कौन बचा? बोरॉन बचा, फिर लिथियम, और लिथियम के बाद कार्बन, और कार्बन के बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद क्लोरीन। ये जनरल ट्रेंड याद रखना है बच्चों, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में जनरल ट्रेंड याद रखना है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब आ जाते हैं हम लोग इन अ पीरियड, सॉरी इन अ ग्रुप। अब ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम चल रहे हैं। इन अ ग्रुप, जब ग्रुप में चलते हैं तो टॉप टू बॉटम होता है ना। पीरियडिक टेबल कहा था भैया, सब लोग लगा लो कमरे में, है ना, पीरियड टेबल तुम लोग खरीद लो और लगा लो उसको, जब मैं पढ़ाया करूँ ना, क्लास लेता करूँ, तो पीरियडिक टेबल सामने रखा करो, उसमें ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा चलो, मैंने मान लिया ऑक्सीजन लिया, सल्फर लिया, सिलीनियम लिया, टी लिया, फ्लूर लिया। भाई एक्सेप्शन और एक्सपेक्टेशन हमारी क्या थी? हमारी उम्मीद ये थी ना, जो हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी वो ये थी कि ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा, सल्फर का उससे कम, सेलेनियम का उससे कम, टी का उससे कम, और पीओ का उससे। लेकिन वो केमिस्ट्री क्या जिसमें एक्सेप्शन ना आए। एक्सपेक्टेशन तो हमारी बहुत है, ये केमिस्ट्री स्वीकार थोड़े करती है, केमिस्ट्री बहुत रूढ़ी सब्जेक्ट है। इसकी एक्सपेक्टेशन ये था, तो एक्सेप्शन के बिना तो केमिस्ट्री बेकार है, तो इसका ये हो जाएगा सल्फर का सबसे ज्यादा हो जाएगा, सल्फर का सबसे ज्यादा हो जाएगा, सल्फर का सबसे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब तुम लोग पूछोगे सर जी क्या होगा?
जब आप टॉप टू बॉटम आते हो तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड, इन दोनों में लगातार मारपीट होता है। और जब इन दोनों में मारपीट होता है, थर्ड पीरियड की हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड। जैसे नाइट्रोजन लिया, फास्फोरस लिया। अब एक्सपेक्टेशन ये कहता है कि नाइट्रोजन का ज्यादा होगा, फास्फोरस का कम होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि फास्फोरस का ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का कम होगा। कारण, हाँ ये तुम लोग बढ़िया पूछे भैया, कारण जरूर बता दो सर जी। चलो हम बताते हैं कारण क्या है। देखो नाइट्रोजन का जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आता है 1s2, 2s2 और 2p3। और वहीं पर जब हम फास्फोरस का करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। लेकिन यही नहीं खत्म हो जाता है, 3d0 भी होता है। यानी थर्ड, आपने सेल तो पढ़ा रखा होगा बोर्स ऑर्बिटल में। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दूसरे में पाए जाते हैं 8, तीसरे में पाए जाते हैं 18। और अगर सबसेल की बात करें तो पहले सेल में तुम्हारा एस सबसेल पाया था, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दूसरे में 2s2, 2p6, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन तभी तो हुआ, एस और पी पाए जाते हैं। तीसरे वाले में जो 18 इलेक्ट्रॉन है ना, वो एस, पी और डी, इन सबके इलेक्ट्रॉन जब जोड़ोगे, 10 इसके, 6 इसके और 2 इसके, तब 18 आएंगे। ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सही मायने में ये होता है, 3s2, 3p6, 3d0। अब इसका डी ऑर्बिटल आप लिखना कि ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल इन थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मोर देन, अच्छा एक बात समझो, मोर देन सेकेंड पीरियड। एक बात समझना भाई, यहाँ पर कोई खाली जगह मिल नहीं रहा है, यहाँ पर बढ़िया खाली जगह मिल रहा है भाई। तुम्हारे यहाँ मान लो गेस्ट आ रहे हैं, तुम्हारे अंकल जी के भी यहाँ भी आ रहे हैं। अब तुमने क्या किया, तुम्हारे यहाँ 8-10 कमरे पड़े हैं, बिल्कुल बेड वोड लगा, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तुम्हारे अंकल जी के यहाँ जितने कमरे हैं उसमें सब लोग रह रहे हैं। तो बताओ तुम्हारे यहाँ खाली पड़ा हो तो गेस्ट किसके यहाँ आना ज्यादा पसंद करेंगे? जिसके यहाँ खाली पड़ा है उनको कहेंगे अभी कौन जाए परेशान करे, उनको जो है अभी उनको बेड वगैरह लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही डी ऑर्बिटल यहाँ वैकेंट होता है थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट में, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। अब अगर तुमसे पूछे कि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में, जैसे मान लो तुमने लिया कार्बन और सल्फर, कहा इसमें से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है सल्फर की ज्यादा है। थर्ड पीरियड वाले का एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड ज्यादा ही होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमेशा दिमाग में ये ध्यान रखो लो, है ना, पूरी तरीके से अच्छे से याद रख लो कि थर्ड पीरियड का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड ज्यादा ही होने वाला है। समझ में आया कि ये है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ये टर्म जो है इतना था। और अगर मान लो कोई डाउट वगैरह रह जाते हैं, तुम लोगों को लगता है कि हाँ पीओक्यू वगैरह में फंस रहे हैं, तो उनको बता दिया करो, मैं इधर करवा दुआ करूंगा, है ना। और ठीक है, आप कमेंट भी कर रहा करो कि कम से कम पता चले कि आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ और भी चीजें अगर डिमांड है तो आप बताया करो कि सर केमिस्ट्री में ये चाहिए हमको। ठीक है। ओके, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।